हेलो बच्चों, क्लास 12 था फिजिक्स में। आज हम लोग चैप्टर 3 का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, प्रतिरोध और प्रतिरोधों का संयोजन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो प्रतिरोध क्या होता है उसको देखिए। कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है, कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे उसका प्रतिरोध कहते हैं तथा ऐसे चालक को प्रतिरोधक कहते हैं। मतलब जब विद्युत धारा स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होता रहता है तो उसमें जो रुकावट डाला जाता है उसको क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध, इसका फॉर्मूला क्या होता है? R = V/I। ये क्या है? ओम के नियम से आया है। ओम का नियम क्या था? V = IR। तो वहाँ से R को ट्रांसफर करके V/I करके वैल्यू निकाला गया है। एक बार और देखिएगा डेफिनेशन को। कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे उसका प्रतिरोध कहते हैं तथा ऐसे चालक की प्रतिरोधक कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा के प्रवाह में जो रुकावट डालता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध। और ऐसे जो चालक रहते हैं उसको प्रतिरोधक भी कहते हैं। ये एक डेफिनेशन हो गया। प्रतिरोध का एक दूसरा डेफिनेशन भी देखिए। किसी चालक का प्रतिरोध उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर, देखिए विभवांतर, और उसमें बहने वाली धारा आई हो गया के अनुपात के बराबर होता है। हम लोग का प्रतिरोध क्या होता है? कोई एक चालक है, उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के अनुपात के बराबर होता है। आप लोग को ये डेफिनेशन अच्छा लगे तो इसको लिखिएगा और ये अच्छा लगे तो इसको लिखिएगा, वरना दोनों को ही लिख दीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन आज हम लोग देखेंगे श्रेणी क्रम में संयोजन। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन को हम लोग पहले देखते हैं। प्रतिरोधों के संयोजन में आता है श्रेणी क्रम में संयोजन। तो श्रेणी क्रम में संयोजन हम लोग का देखिए, इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगा। इसमें जो श्रेणी क्रम संयोजन है इसमें हम लोग का धारा सबके लिए सेम रहता है। देखिए 3 प्रतिरोध हम लोग लेकर इसमें बना रहे हैं। पहला प्रतिरोध है R1, दूसरा प्रतिरोध R2 और तीसरा प्रतिरोध है R3। और पहले प्रतिरोध R1 के लिए हम लोग का विभवांतर V1, दूसरे प्रतिरोध R2 के लिए विभवांतर V2 और तीसरे प्रतिरोध R3 के लिए विभवांतर V3 है। और जो तीनों प्रतिरोध को जोड़ा गया है वो हम लोग का चालक क्या है? A और B है। ठीक है, अब E क्या है? हम लोग के E को हम लोग सेल बोल सकते हैं। यहाँ पे मैं पॉजिटिव और नेगेटिव लिखना भूल गई हूँ। ठीक है, ये क्या है? हम लोग का कुंजी है कि उसमें धारा प्रवाहित हो रहा है या नहीं। जैसे बटन रहता है ना, हम लोग बटन को ऑन ऑफ करते हैं तो पता चलता है, वैसे ये हम लोग का एक कुंजी है। और ये हम लोग का क्या बोलते हैं? इसमें धारा हम लोग का कॉमन है। अब देखिए इसमें हम लोग का जो चालक ए बी है उसके बीच में जो प्रतिरोध R1 है, प्रतिरोध R1 का ये वाला हिस्सा क्या है? हम लोग का पहला सिरा है और ये वाला हिस्सा दूसरा सिरा है। ठीक है, ये पहला सिरा हो गया, ये दूसरा सिरा हो गया। देखिए पहले प्रतिरोध हम लोग का R1 है, उसका पहला सिरा ये वाला भाग है और दूसरा सिरा ये है। इसी प्रकार जो प्रतिरोध R2 के लिए पहला सिरा ये है और दूसरा सिरा ये है। और तीसरा प्रतिरोध R3 के लिए पहला सिरा ये है और दूसरा सिरा ये है। अब देखिए ये हम लोग का जो प्रतिरोध का संयोजन किस प्रकार से हुआ है श्रेणी क्रम में। जो प्रतिरोध R1 है उसका दूसरा सिरा देखिए प्रतिरोध R2 के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। और इसी प्रकार एक बार और देखिए, जो प्रतिरोध R1 है उसका जो दूसरा सिरा है प्रतिरोध R2 के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार प्रतिरोध R2 का दूसरा सिरा प्रतिरोध R3 के पहले सिरे से जोड़कर श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को जोड़ा गया है। पहला प्रतिरोध R1 का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध R2 के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है तथा दूसरा प्रतिरोध R2 का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध R3 के पहले सिरे से जोड़ा गया है। ठीक है, इस प्रकार से श्रेणी क्रम संयोजन का चित्र का आप लोग वर्णन कर सकते हो। अब इसका सॉल्यूशन देखिएगा। ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है? V = IR। ठीक है,
कि किसी चालक में उपस्थित विभवांतर उसी चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। आर हम लोग का क्या है, प्रतिरोध है, जिसे हम लोग नियतांक लेते हैं। ये हम लोग का ओम के नियम से आया। हम देखिए प्रतिरोध R1 के सिरों के बीच विभवांतर, जो प्रतिरोध R1 के सिरों के बीच विभवांतर, इसको ओम के नियम से हम लोग करेंगे, क्योंकि आगे हम लोग को V1, V2 और V3 की वैल्यू की जरूरत पड़ेगा, इसलिए इसको हम लोग पहले निकाल रहे हैं ओम के नियम से। तो यहाँ पे देखिए V का V1 इक्वल टू I, पहले प्रतिरोध के लिए हम लोग का क्या है, पहले प्रतिरोध के लिए R1 और V1 है, प्रतिरोध R1 और विभवांतर V1 है। अभी मैं जस्ट स्ट्रक्चर में बताई, यहाँ पे देखिए मैं रख दी V1 I का I और पहले के लिए R1, ये हो गया मेरा पहले के लिए विभवांतर। प्रतिरोध R2 के सिरों के बीच विभवांतर दूसरे के लिए निकालूंगी, तो दूसरा मेरा जो प्रतिरोध R2 है उसके लिए विभवांतर क्या था मेरा V2, तो ये भी ओम के नियम से ही ये हो जाएगा मेरा V2 इक्वल टू I R2। I सब में कॉमन है, स्ट्रक्चर में हम लोग देखे हैं कि I हम लोग का सब में कॉमन है। अब देखिए तथा प्रतिरोध R3 के सिरों के बीच विभवांतर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा V3 इक्वल टू I R3 हो जाएगा, V3 इक्वल टू I R3, ठीक है, क्योंकि तीसरे जो हम लोग का प्रतिरोध है R3 उसके लिए विभवांतर V3 है और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I है। देखिए हम लोग का यहाँ से V1, V2 और V3 का वैल्यू निकल चुका है। ये तो हम लोग को अलग अलग जो प्रतिरोध R1 के लिए निकाले, दूसरा प्रतिरोध R2 के लिए निकाले, तीसरा प्रतिरोध R3 के लिए निकाले। अब देखिए A और B के बीच कुल विभवांतर, A और B के बीच कुल विभवांतर को एक बार स्ट्रक्चर में आप लोग देखिएगा। A और B के बीच में देखिए ये मेरा A है और B है, कुल विभवांतर V1, V2 और V3 है ना, तीनों से मिलकर ही तो हम लोग का A और B जो चालक बना है तो उसका कुल विभवांतर हम लोग निकालते हैं। A और B के बीच कुल विभवांतर क्या हो जाएगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। अब देखिए मैं V का V रखी और V1 का वैल्यू और V2 और V3 यहाँ पे मैं निकाली हूँ। V1 इक्वल टू I R1, V2 इक्वल टू I R2, V3 इक्वल टू I R3, इन तीनों V1, V2 और V3 का वैल्यू मैं यहाँ पे रख दी। ये मेरा V का V हो गया इक्वल, ये V1 की जगह में I R1 प्लस V2 की जगह में I R2 प्लस V3 की जगह में I R3। अब देखिए V का वैल्यू मैं ओम के नियम से यहाँ पे निकाल के रखी हूँ। फर्स्ट में इसको देखिए V इक्वल टू क्या है मेरा I R है, तो V की जगह मैं क्या रखूंगी I R। यहाँ पे देखिए V की जगह में I R, और इसमें देखिए तीनों में कॉमन क्या है, तीनों प्रतिरोध में हम लोग का I और I, तो यहाँ से मेरा I क्या हो गया कॉमन, और ये हम लोग का बचा R1 प्लस R2 प्लस R3। इधर जो मेरा लेफ्ट साइड में आई है और राइट साइड में आई है दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। यहाँ पे बचा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये एस करके हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ रहे हैं तो सीरीज, इसलिए आर को मैं आर एस रख दी, क्योंकि सीरीज श्रेणी क्रम संयोजन, तो सीरीज इंग्लिश में श्रेणी को सीरीज बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे आर एस करके लिखा गया R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि हम लोग का जो तुल्य प्रतिरोध होता है, मतलब जो परिणामी प्रतिरोध होता है वह एक चालक के बीच में उपस्थित समस्त प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। इसमें क्वेश्चन वैसे ही पूछा जाता है, अभी मैं बोली वैसे, तुल्य प्रतिरोध का मान श्रेणी क्रम में उपस्थित चालक के बीच में उपस्थित समस्त प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। अब जैसे इसको हम लोग n प्रतिरोध हम लोग 3 लिए थे तो 3 के लिए निकाले, जब n प्रतिरोध के लिए निकालेंगे तो क्या होगा RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डेल डेल RN। ये हम लोग का क्या है, जब n प्रतिरोध रहेंगे, अभी एक चालक के बीच में हम लोग A और B चालक लिए, उस चालक के बीच में हम लोग 3 प्रतिरोध लिए R1, R2 और R3, और R हम लोग का क्या है एक तुल्य प्रतिरोध है, तो ये तो उसके लिए हो गया ये वाला श्रेणी क्रम। और जब हम लोग n प्रतिरोध के लिए लेंगे डैश डैश करके, तो उसके लिए हम लोग का क्या हो जाएगा RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस RN। इसको क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो किसी जो हम लोग की चालक है उसका तुल्य परिणामी प्रतिरोध उस चालक में उपस्थित समस्त प्रतिरोधों के
योगफल के बराबर होता है। ये हो गया हम लोग का श्रेणी क्रम संयोजन प्रतिरोधों का। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।